मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कल तक हम पढ़ चुके थे। मैंने जो सेकंड पार्ट स्टार्ट करा था आपके इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमी। उसमें हमने चैप्टर 1 में आपको पहले पढ़ लिया है एक्सप्लॉयटेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। फिर इसके बाद हमने पढ़ा है कंडीशंस और द सिचुएशन और द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, क्या फीचर्स थे उसके इंडिपेंडेंस के टाइम पे। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसको हम कुछ पॉइंट्स के अंडर लेके पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसको हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। देखिए, जब आपका हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ, उस टाइम पे जो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी था वो बहुत ही कम था, प्लस जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी हमारे यहाँ पे कम थी। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज दी प्रोडक्शन। भाई, प्रोडक्शन क्या होता है? तो प्रोडक्शन का मतलब होता है द टोटल आउटपुट, वाइल प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द प्रोडक्ट आउटपुट और द प्रोडक्ट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। प्रोडक्शन का मतलब होता है आपका टोटल आउटपुट, मतलब आपने टोटल कितना प्रोडक्शन करा है, और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर के अंदर आपके यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ है। अब बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी वर फाउंड टू बी द एक्सट्रीमली लो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन भी कम हुआ करता था, प्लस हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हुआ करती थी। क्लियर? अब जब हम बात करते हैं कुछ डाटास की, तो डाटास ये इधर पे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे जो 1947 में हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो थी केजीज पर हेक्टेयर के हिसाब से, वो वीट की थी 660, मतलब 660 केजी वीट होता था हमारे यहाँ पे 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में। फिर 2016 और 17 में यही बढ़ के हो गया 3216। राइस जो पहले हमारे यहाँ पे हुआ करता था पर हेक्टेयर 665 केजी, वो अब बढ़ के हो गया है 2550 केजी पर हेक्टेयर। क्लियर? अब इसी तरह अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 1947 में जो हमारे यहाँ पे लैक्स ऑफ टन में प्रोडक्शन हम देखें तो राइस का था हमारे यहाँ पे 220 लैक्स टन, और 2016 और 17 में ये बढ़ के हो गया 1102 लैक्स टन। व्हीट जो पहले था हमारे यहाँ पे 64 लैक्स टन 1947 के अंडर, वो 2016 और 17 के अंडर हो गया 984 लैक्स टन। देखिए, ये हमें दिखाता है कि पहले जो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी था, मतलब जो प्रोडक्शन था वो भी कम हुआ करता था, और जो प्रोडक्टिविटी मतलब जो हमारा पर हेक्टेयर हमारा प्रोडक्शन था वो भी कम हुआ करता था। चलिए, जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए उससे पहले मैं एक बार फिर आपको क्लियर कर दूं कि भाई व्हाट इज दी प्रोडक्शन एंड व्हाट इज दी प्रोडक्टिविटी। देखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है द प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। 1 हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हैं या आपके यहाँ पे हो रहा है, ये कहलाता है आपका प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन का मतलब होता है आपका द टोटल आउटपुट दैट यू जनरेट, मतलब आप जितना प्रोडक्शन ले रहे हैं, टोटल जितना आपके यहाँ पे आउटपुट अराइज हो रहा है, वो आपका कहलाता है प्रोडक्शन। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए, अनसर्टेनिटी का मीनिंग आप लोग पहले से ही जानते हैं। अनसर्टेन का मीनिंग जानते हैं। सर्टेन माने होता है जो निश्चित है, तो जब हम उसको अनसर्टेन बोलेंगे तो अनसर्टेन माने होता है अनिश्चित, मतलब जिसका फ्यूचर जो है उसको हम लेके क्या नहीं कर सकते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको हम सही तरीके से क्या नहीं कर सकते हैं, गैस नहीं कर सकते हैं। तो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर। कैसे थी? क्योंकि हमारे यहाँ की जो एग्रीकल्चर था वो हाईली डिपेंडेबल ऑन रेनफॉल। हमारा जो कृषि थी, हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था रेनफॉल के अंदर। गुड रेनफॉल मीन्स गुड एग्रीकल्चर एंड बैड रेनफॉल मीन्स बैड एग्रीकल्चर और बैड आउटपुट। मतलब अगर आपका अच्छा रेनफॉल हो जाता था, अच्छा आपकी वर्षा हो जाती थी, तो अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ करता था, आउटपुट आया करता था।
और अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी खत्म हो जाया करता था। क्लियर हुआ? अब समझ लीजिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ना तो वेल्स जब बनवाए और ना ही आपके कैनल्स बनवाए जिससे कि परमानेंट लेवल पे आपके यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप हो सके। और जब लोगों के पास इरिगेशन फैसिलिटीज ही नहीं होंगी तो वो एग्रीकल्चर को कहाँ से डेवलप कर लेंगे और प्रोडक्शन हमारे पास कहाँ से आ जाएगा। ये क्लियर हुआ कि हमारे यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कि एग्रीकल्चर शोज अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यू टू द अनइवन रेनफॉल्स। हाई रेनफॉल मीन्स गुड आउटपुट एंड लो रेनफॉल मीन्स लेस आउटपुट। मतलब आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर में। क्यों? क्योंकि परमानेंट एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज हमारे यहाँ पे नहीं हुआ करती थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए सबसे पहले आपको समझ लेना जरूरी होगा कि व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है अ काइंड ऑफ फार्मिंग इन विच अ फार्मर प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट or produce the production or cultivate the crops for fulfilling their family needs only and not for the commercial or the selling purpose in the market। मतलब एक ऐसी खेती का प्रकार, एक ऐसे एग्रीकल्चर का आपका प्रकार जिसमें कि जो आपका फार्मर है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के नीड्स को पूरा करने के लिए किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है। उसका पर्पस ही नहीं है कि वो कॉमर्शियलाइज्ड वे में मार्केट कर सके या अपने प्रोडक्ट को बेचे। तो ये आपका होता है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब ये आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग को अगर आप क्लियर करना चाहें तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है अ टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर अ फार्मर प्रोड्यूस फॉर फुलफिलिंग देयर family needs only and not for the sale for the market। मतलब ये इधर पे जब हम बात करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग की तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमें इधर देखने को मिलता है कि ये उस तरह की फार्मिंग होती है जहाँ पे कि क्रॉप प्रोडक्शन करता है कोई फार्मर सिर्फ अपनी फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए, ना कि उसको मार्केट में बेचने के लिए। तो जो हम लेके जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमें देखने को मिलता था कि हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो लोग हुआ करते थे उनका कॉमर्शियल आउटलुक नहीं था, वो मार्केट में फसलें बेचने के लिए नहीं उगाया करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए फसलों का खेती का यूज़ किया करते थे। जिससे कि क्या था, जिससे हमारे यहाँ पे उनको पॉवर्टी उनमें बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा उतना नहीं हुआ करता था। अब चलिए अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं जिसमें आपको बताया गया है द गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। इसको हम दूसरे तरह से कह सकते हैं द गल्फ बिटवीन द जमींदार्स एंड द फार्मर्स। कैसे? क्योंकि देखिए जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम डेवलप करा था जो कि कहलाता था हमारा जमींदारी सिस्टम, और उसमें जो ओनर ऑफ द सॉइल बनाया गया था वो जमींदार को बनाया गया था, और जो टिलर ऑफ द सॉइल था मतलब एक्चुअल में कल्टीवेट करने वाला क्रॉप जो था वो आपका था फार्मर। तो हम बोल सकते हैं कि गल्फ बिटवीन द जमींदार एंड द फार्मर्स। तो जो एग्रीकल्चर था आपके ब्रिटिश राज के अंडर में, वहाँ पे आपको देखने को मिलता था कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स क्या करते थे, जो हमारे ओनर ऑफ द सॉइल थे वो हमारे प्रोड्यूसर्स हमारे फार्मर्स को क्या करते थे, बहुत ही दयनीय स्थिति में रखा करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करा करते थे। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, उनको जितना मर्जी उनको फ्री हैंड दे के रखा था हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि वो जितना चाहे उनसे एज अ टैक्स और एज अ रेवेन्यू के तौर पे वसूल लें, और फिर वो लोग इतना ज़्यादा वसूल लिया करते थे उनसे आपका रेंट कि उनके पास 2 टाइम के खाने के लिए भी बहुत कम बचता था। तो वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे? दूसरा क्या था, साथ ही साथ इससे एक फीलिंग आई कि भाई हम तो मालिक हैं ही नहीं। जब लोगों के अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि भाई हम ऑनर नहीं हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं इसके हम मालिक नहीं हैं, तो वो फिर काम सिर्फ और सिर्फ दूसरे के लिए करते हैं। तो इधर फिर देखने को मिला कि जो फार्मर्स थे वो उतना मन से एग्रीकल्चर को नहीं लिया करते थे, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर जो था वो पिछड़ता हुआ चला गया। चलिए, तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न है आप मुझे बताइएगा, मैं आपको लेके उसको क्लियर कर दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।